मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तब तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। तो बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1977 को। वर्ष 1977 को रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1984 में। वर्ष 1984 में भारत में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में कितने डिवीज़न हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.26 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक ब्यूटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे भी याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1997 को सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद में। खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज जॉन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। 2004 में रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मेघालय। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपका तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और ठाणे स्टेशन के बीच चली। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधन एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर और गोंडा के बीच। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके लिए लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला में। कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बीटी में। मुंबई बीटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल भाड़ा। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। मालगाड़ी के द्वारा ही ज़्यादा कमाई किया जाता है रेलवे में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1925 को चली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हंडिंग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? ऑप्शन है मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, या फिर पूनम यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। मिथाली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या फिर सती सुलोचना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है चेन्नई में, कानपुर में, नागपुर में या फिर कोलकाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, शतरंज के विसात पर कुल कितने घर होते हैं। ऑप्शन है 16, 32, 48 या फिर 64। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64। शतरंज के बिसात पर 64 घर होते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है। ऑप्शन है 10, 8, 9 या फिर 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 लेन होती है। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, केरल में या फिर पुणे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात रोला गेरो का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है फुटबॉल से, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से या फिर हैंडबॉल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से संबंध है। अगला प्रश्न है, खो खो के मैदान में कितनी क्रॉस लाइन्स होती है। ऑप्शन है 5, 9, 8 या फिर 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। खो खो के मैदान में क्रॉस लाइन्स की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन है पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो। पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है आकार में। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से वह रुकती है। ऑप्शन है घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़त्व के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण के कारण। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर चलने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। इसका कारण है घर्षण बल। घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाती है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है। ऑप्शन है सैल का, नेस का, चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर का। संगमरमर चूना पत्थर का एक रूप है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन है 2, 4, 8 या फिर अनंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में उतरता है तो वह ऊपर उठ जाता है। आखिर पानी में जाने के बाद ये ऊपर क्यों उठता है, अगर आपको इसका कारण मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है नीला रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का
या फिर हरा रंग का। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है। ऑप्शन है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या फिर अंतरिक्ष यान की गति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, इसलिए उसे दिखाई देता है अंधेरे कमरे में कुछ देर जाने के बाद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। ऑप्शन है एलिफेंटा गुफा में, अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में या फिर कान्हेरी गुफा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल की सबसे अधिक उत्पादन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। काली मृदा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गन पाउडर मिश्रण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है गन पाउडर में। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है उसे रासायनिक तौर पर क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल की जेली को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, गंधक को या फिर स्पंज को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक को। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए गंधक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल का। किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का आवश्यक रूप में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर बोरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन।
खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या फिर एसिटिक अम्ल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल के कारण। सिरके की प्रकृति अम्लीय एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहते हैं उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कौन सा दिखाई देता है? ऑप्शन है पीला, गुलाबी, काला या फिर लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर फेदोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डायनमो का कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या फिर ओस्मियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में। ध्वनि की सर्वाधिक गति जल में होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व? ऑप्शन है बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या फिर यूरोप महाद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर शतरंज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगर आप डीसीएम का फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? ऑप्शन है एलिफेंटा गुफा में, अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में या फिर कान्हेरी गुफा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती होती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल की सबसे अधिक उत्पादन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। काली मृदा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 20.20 मीटर, 20.12 मीटर, 25 गज या फिर 20.12 गज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर होता है क्रिकेट में पिच की लंबाई। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 33 इंच, 35 इंच, 38 इंच या फिर 30 इंच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 इंच। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई 38 इंच होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन है 5.54 मीटर, 7.51 मीटर, 7.32 मीटर या फिर 4.57 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.32 मीटर फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 1.55 मीटर, 1.60 मीटर, 1.66 मीटर या फिर 1.59 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.59 मीटर। 1.59 मीटर बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप व दाब दोनों ही घट जाते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन है इथेन, अमोनिया, मीथेन या फिर एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ऑप्शन है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में या फिर जून में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर में। नवंबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? ऑप्शन है कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली या फिर मुंबई से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता से भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है मुंबई में, चेन्नई में, कोच्चि में या फिर विशाखापट्टनम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है तीसरा स्थान, छठा स्थान, चौथा स्थान या फिर सातवां स्थान।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1914 से 1918 के बीच, 1913 से 1920 के बीच, 1913 से 1918 के बीच, या फिर 1913 से 1919 के बीच। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, या फिर तैमूर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। बाबर ने भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1930 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को, या फिर 1939 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 16, 18, या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगर आप 18 पुराणों का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन है तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में निष्क नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है परीक्षित ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है कपास की, जौ की, चावल की, या फिर गेहूं की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास की। हड़प्पावासी कपास के लिए सर्वप्रथम थे। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नागार्जुन, धननंद, महानंदनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानंदनी। महानंदनी नंद वंश का संस्थापक थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 330 ईस्वी पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है महापद्नंद, धननंद या फिर कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धननंद। धननंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 7, 9, 11 या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 6, 8, 10 या फिर 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9, 10, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्फबॉल या फिर हैंडबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्फबॉल। कॉर्फबॉल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है उधम सिंह को, मेजर ध्यानचंद को, रूप सिंह को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन है 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट या फिर 90 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मिनट। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रियान बोधा, संगई बुबका, एम्मा जॉर्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगई बुबका को। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है विनोद काम्बली, शेन वॉर्न, सचिन या फिर सौरभ गांगुली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेन वॉर्न। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है? ऑप्शन है स्टीव वकनर, डिकी वर्ड, डेविड सेफाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकी वर्ड। डिकी वर्ड ग्रेट डिलेयर उपनाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विनोद काम्बली, सौरभ गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।